गाइस आज हम फटाफट से देखते हैं कि 1 अप्रैल 26 से लेके 31 मार्च 27 का टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं। और मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा भी था कि कैसे अप्लाई करना है और कब करना है। तो गाइस आज क्योंकि 1 अप्रैल 26 है तो न्यू फॉर्म्स इनकम टैक्स ने नोटिफाई कर दिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो जल्दी से शुरू करो। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाओ। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाकर गाइज यहाँ पर ना अब देखो, इनकम टैक्स 19, ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ये पुराना है और नया कौन सा है, ये वाला। ठीक है, एक मिनट, ड्राफ्ट में इसमें डिलीट कर देता हूँ, स्टार्टिंग से देखते हैं। अब ये फॉर्म्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 है तो इसमें पुराने फॉर्म्स आ जाएंगे, लेकिन 1 अप्रैल 26 से नए फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं और नया इनकम टैक्स एक्ट आ चुके हैं अब। तो फॉर्म्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 में हम जाएंगे और यहाँ पे जल्दी से जाके हम ना फॉर्म नंबर 42 पे आ जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस फॉर द पर्पसेस ऑफ एन एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 159(1) एंड 159(2). तो गाइस बेसिकली ये जो फॉर्म 10FA का मेरा एक वीडियो था जो टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट के बारे में बताता था कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एक एक साल के लिए अप्लाई हो जाता था, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब उसी टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट को फॉर्म 10FB जिसको बोलते थे, अब उसको अप्लाई किस में करते हैं, फॉर्म नंबर 42 में, नए इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे शुरू कर देते हैं। ये पैन नंबर आ गया, ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन, और ये अब सिलेक्ट कर लो। अब इसमें फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर कुछ नहीं, अब इसमें टैक्स ईयर है। टैक्स ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर ही हो गया, जिस साल की बात कर रहे हैं, जिस साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 तक कर रहे हैं, तो फटाफट से इसको आगे चलो, कंटिन्यू। ठीक है, ऐसे स्क्रीन आपके पास आ जाएगा। अब करो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते हैं फटाफट अब इस पे। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेंट, अब इसमें देख लेते हैं। पर्टिकुलर्स अपने भर दो, अपना एड्रेस और नेम, ठीक है, सेम एज अबव भर के, क्योंकि मेरा सेम ही है जो एड्रेस इसमें दिया हुआ है और जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो सेम है। ठीक है, अपना फ़ोन नंबर और ये पैन नंबर डाल दिया इसमें, सेव कर दो। अब नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, इसमें कोई टाइम लगना नहीं चाहिए होपफुली, क्योंकि मैं भी अब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ नया फॉर्म। नेशनैलिटी हमारी इंडियन है, ठीक है, तो इंडियन डाल दो। एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट फॉर विच द ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच TRC इज डिजायर्ड, कंट्री और रीजन ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ अदर्स। अदर्स का क्या मतलब है कि अगर कोई कंपनी अप्लाई कर रही है TRC, या तो कंपनी हो सकता है कि इनकॉर्पोरेट बाहर हुई हो, तो उस कंट्री का नाम डाल देगी वो कंपनी जहाँ पर उसकी इनकॉर्पोरेशन या जहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। अगर कोई फर्म है, ठीक है, फॉरेन फर्म है, फॉरेन कंपनी है, तो अगर वो बाहर रजिस्टर हुई है तो वहाँ का डाल देगी। अगर इंडिया में रजिस्टर हुई है बस फिर ये इंडिया में ही चलेगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ अदर्स में था ये पहली बात, तो अदर्स में। ठीक है, इंडिविजुअल, अगर स्टेटस हमारा इंडिविजुअल है तो फिर ये इंडिया ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया के ही हैं। ठीक है, अच्छा, एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच द टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट इज डिजायर्ड। अब जिस पीरियड के लिए हमारा TRC हम अप्लाई कर रहे हैं उस पीरियड का एड्रेस क्या है, तो सेम एड्रेस ही है, वो भी डाल दो। फिर ऐड डिटेल्स कर दो इसमें, फटाफट से फिर भर देते हैं हम ना। गाइस वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो का पूरा बेनिफिट लेना चाहते हो ध्यान से देखना एक एक स्टेप, क्योंकि कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है ये TRC, फिर ग्रीवेंस डालने पड़ते हैं बहुत ना, फिर ये सब। तो मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम में ही सबको मिल जाए हाउस नंबर डाल के। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड भर दो फटाफट से। नियरेस्ट अपना पोस्ट ऑफिस भर दो। वो भरने के बाद में एरिया लोकेलिटी फटाफट से भरो। पीरियड ऑफ स्टे का क्या मतलब होता है गाइस, पीरियड ऑफ स्टे होता है कि कितनी देर हम इस पीरियड में इंडिया में रहे हैं, मतलब, तो वो भर दो।
अब हमें गाइज आज ही अप्लाई कर रहे हैं ना, देखो तो पीरियड ऑफ स्टे हम पहले ही बता देते हैं, मैंने कहीं बाहर तो जाना नहीं इस साल में, तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरा डाल दूंगा 1 अप्रैल 26 31 मार्च 27 का अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं 31 मार्च 27 तक पूरा डाल दूंगा कि 365 डेज़ में इंडिया में हूँ। ये मैंने अभी गाइज, ये मेरी प्रिजम्पशन है कि मैं 365 दिन में इंडिया में ही रहने वाला हूँ। अगर आप 182 डेज इंडिया में रह लेते हैं इस साल में, या इस साल में अगर आप 60 दिन रहते हैं और प्रिसीडिंग 4 ईयर्स में, पिछले 4 सालों में अगर आप मिला के 365 दिन इंडिया में रहते हैं, तो भी आप रेजिडेंट कहलाते हैं। लेकिन वैसे नॉर्मली क्या होता था, पिछले साल तक रूल होता था कि अगर आप 182 दिन अगर आप इंडिया में रहते हैं ऑन एंड ऑफ एक साल में, तो आप रेजिडेंट कहलाते हैं। तो इसीलिए ये पूछ रहा है कि पीरियड ऑफ स्टे कितना है जिस साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। तो मैं 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 का अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं पहले से ही मान चुका हूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ बाहर कहीं, मेरे को पता ही है, क्योंकि मेरा तो अभी पासपोर्ट भी है नहीं, मैं तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकता अभी, ठीक है ना। तो मैं इंडिया में ही रहने वाला हूँ, ठीक है। तो 365 दिन का मैंने इसमें डाल दिया। तो ये देखो यहाँ पे एड्रेस आ गया, पीरियड ऑफ स्टे आ गया इस साल के लिए पूरा 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27, इतने दिन आ गया। बेसिस ऑन विच द स्टेटस ऑफ बीइंग रेजिडेंट इन इंडिया इज क्लेम्ड। अब इसमें फिर से ध्यान से रखो, आई विल बी स्टेइंग इन इंडिया फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर 2026-27 for a period of 365 डेज। मैंने यहाँ पे 365 लिख दिया। अब मैं आपको नए इनकम टैक्स एक्ट में देख लेते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, या रेजिडेंट कब कहलाता है एक आदमी। तो फटाफट से गूगल पे देख लेते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट इंडिया। देख लो पिछले इनकम टैक्स एक्ट जो, उसके हिसाब से तो देखो 182 डेज़ अगर एक साल में रहते थे तो मान लिया जाता था कि हम रेजिडेंट है, ठीक है। तो अभी भी क्या है कि 25, हाँ ये 25-26 का आ रहा है ना, मैंने बताया पिछले साल का 182 डेज़, अगर इस साल का देख रहे हैं, मतलब इस साल में 182 दिन अगर रहे हैं या उससे ज़्यादा रहे हैं, या फिर पिछले साल अगर इस साल में 60 दिन रहे हैं और पिछले 4 सालों में 365 दिन रहे हैं, तो हमें मान लिया जाता था कि हम टैक्स रेजिडेंट हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल्स में। तो इस पार्ट को हम आगे ले जाते हैं फटाफट से। तो मतलब हम कह रहे हैं कि हम रेजिडेंट क्यों हैं, बिकॉज आई विल बी स्टेइंग इन इंडिया फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर 26-27 फॉर पीरियड ऑफ 365 डेज। अभी फाइनेंशियल ईयर को ही टैक्स ईयर बोल देते हैं अभी। पीरियड जिसके लिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, तो हम बता देते हैं 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 तक का हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पीरियड का हम मान रहे हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग टीआरसी। अब इसमें गाइज मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग टीआरसी क्या है। हम यूट्यूब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आई एम हैविंग ए यूट्यूब चैनल एंड इट इज़ मोनेटाइज्ड। I am applying the TRC to avoid double or higher taxes on my, double और higher taxes का क्या मतलब है, on my YouTube income। गाइज मैं इंडिया में बैठ के कमा रहा हूँ, लेकिन इसका सोर्स जो है वो अमेरिका से है, क्योंकि YouTube क्या है, YouTube एक अमेरिकन कंपनी है, यूएस कंपनी है। तो यूएसए और इंडिया में एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होगा निश्चित तौर पे, जिससे कि यूट्यूबर्स क्या है कि अगर इंडिया में बैठे यूट्यूब से कोई इनकम कमाएंगे, तो हम इंडिया में रिटर्न भरते हैं अपनी इनकम टैक्स की, तो हमें एक ही जगह पे टैक्स लगे, हम उसी में ही टैक्स दें, यूएसए हमारी इनकम पे कोई टैक्स ना डिडक्ट कर सके अपने टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग, ताकि यूट्यूब हमारा कोई टैक्स डिडक्ट ना करे। तो इसलिए हमने लिख दिया कि पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग टीआरसी यानी कि टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट लेने का क्या पर्पस है, लिख दो कि आई एम हैविंग अ यूट्यूब चैनल एंड इट इज़ मोनेटाइज्ड, आई एम अप्लाइंग द टीआरसी
टू अवॉइड डबल और हायर टैक्सेस ऑन माई यूट्यूब इनकम, ताकि डबल टैक्सेशन भी, डबल टैक्स ना लगे या फिर हायर टैक्सेस ना लगे हमारी यूट्यूब इनकम पे। ठीक है, बस आई थिंक ये सफिशेंट रीज़न होगा। अगर इसकी और बेहतर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो तो ये लिख सकते हो। ठीक है, कि both India US must be having a relevant DTAA. So I am applying this TRC to get the benefit of this DTAA. DTAA शॉर्ट फॉर्म में लिखना है क्योंकि इनको पता है कि ये डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, या लिख भी सकते हो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। बस इतना लिख के अब ये अंडरस्टूड। आई एम हैविंग अ यूट्यूब चैनल एंड इट इज मोनेटाइज्ड। आई एम अप्लाइंग द TRC टू अवॉइड डबल और हायर टैक्सेस ऑन माई यूट्यूब इनकम। बोथ इंडिया एंड US मस्ट बी हैविंग ए रेलेवेंट DTAA, सो आई एम अप्लाइंग दिस TRC टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है गाइज, तो आई थिंक मैंने ये डिटेल्स दे दी हैं। इसमें अब अटैचमेंट्स में आ जाते हैं। अब गाइज अब ना इसमें एक चीज़ देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ना पासपोर्ट की कॉपीज़ के ऊपर उसने अब ये लगाया हुआ है। ये इसका लगाने का क्या मतलब है गाइज, ये ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक रहता है कि कोई TRC जो अप्लाई कर रहा है वो कहीं नॉन रेजिडेंट तो नहीं है, या 182 दिन इंडिया में रहा है या नहीं रहा, क्योंकि पासपोर्ट में पता लग जाता है ना कि कोई फ़्लाइट पकड़ के कोई बाहर तो नहीं गया किसी फॉरेन कंट्री में। तो पासपोर्ट से बेसिकली ये पता चल जाता है कि कोई पर्सन इंडिया में उसका स्टे कितने नंबर ऑफ डेज़ के लिए। तो इसीलिए ये पासपोर्ट को मांग रहा है। यहाँ पे ये स्टार लगा हुआ है, मतलब ये मैंडेटरी है। हालांकि मेरे पास तो है नहीं, अप्लाई करके देख लेते हैं गाइज अगर हो जाए बिना पासपोर्ट के। तो अभी मैं फ़िलहाल अपना आधार अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, लेटेस्ट आधार कार्ड। पर गाइज देख रहे हो ना कितनी कितनी कंडीशंस रख दी हैं अब इन्होंने, कितना कितना अब इन्होंने मुश्किल कर दिया है टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट अप्लाई करना। अब इन्होंने ये मांगना शुरू कर दिया पासपोर्ट की कॉपीज़। तो पासपोर्ट भी मुझे अब बनवाना पड़ेगा अपना, अगर ये इसके बिना नहीं अप्लाई हुआ। कोई बात नहीं, हिम्मत करके सब कुछ करेंगे। हर एक चीज़ के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही पड़ता है। नो इशू। तो गाइस फटाफट से आधार कार्ड को स्निप करके ना, स्निप आपको पता ही है क्या होता है, यहाँ से देख लेते हैं। स्निपिंग टूल होता है ना, स्निप मतलब उसको कट करके आप यहाँ पे वो कर दीजिए आप। ये देखिए गाइस, ये मैंने इसको स्निप कर दिया। अब आप इसको सेव कर लीजिए, सेव एज। आधार कार्ड, इसको आप ए लिख लो, ए। ठीक है, ए इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज जब भी इनकम टैक्स पोर्टल पे कुछ अपलोड करते हैं, मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि हमेशा उसको सिंगल अल्फ़ाबेट का नाम देते हैं, नहीं तो कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो रिजेक्ट कर देता है डॉक्यूमेंट्स को। हमेशा जैसे एक ही नाम देते हैं सिर्फ, जैसे एक अल्फ़ाबेट दे के अपलोड कर दो सिंपली। अब ये कह रही हैं कि जिप या PDF में होना चाहिए, तो इसको जिप में, इसको PDF में कन्वर्ट कर लो, PNG टू PDF, ये भी ऑनलाइन कर लो, फटाफट से कन्वर्ट कर लो ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाके।
डाउनलोड करके PDF में अब इसको अपलोड कर दो। तो गाइज़ यहाँ पे आधार कॉपी को अटैच करो। ये देखो, डाउनलोड्स में जाओ ना गाइज़, PDF को करो ना। मैंने ए अल्फ़ाबेट से सेव किया था और वो भी अब क्या करूँगा मैं, PDF वाला डाउनलोड करके इसको अपलोड कर दूँगा इसको यहाँ पे। तो ये कर दिया, इसको अपलोड। प्रूफ ऑफ स्टे इन इंडिया। प्रूफ ऑफ स्टे इन इंडिया का मतलब है कि उसमें भी आधार कार्ड ही चल जाएगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है। चलना तो चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखो गाइस, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में क्या लिखोगे? एनी अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो ये है कि अगर हम कुछ और अटैच करेंगे तो। अब आप फिलहाल इसको एक बार देखते हैं। मैंने आधार कार्ड डाल दिया अपना, ठीक है। प्रूफ ऑफ स्टे इन इंडिया डाल दिया। डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, ये पार्टनरशिप फर्म्स या कंपनीज़ के लिए जिनकी इनकॉर्पोरेशन या तो इंडिया में हुई है या बाहर हुई है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स को जैसे पासपोर्ट, आधार और प्रूफ ऑफ स्टे इन इंडिया लगाना है। तो मैंने दोनों केसेस में क्या लगा दिया, आधार कॉपी में आधार लगा दिया। A.PDF ऑफ प्रूफ ऑफ स्टे इन इंडिया में भी आधार कार्ड ही चल जाएगा। एनी अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो अभी जितना मांगा है उतना ही दो, एक्स्ट्रा कुछ मत दो। पासपोर्ट का भी इन्होंने ये स्टार बनाया हुआ है, अब देखते हैं कि इसके बिना एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। मैं सेव कर देता हूँ अभी। हाँ गाइज़, ये अब मेरे हिसाब से अब आप ये देखिए, अब ये पासपोर्ट जो है अब ये मैंडेटरी है, तो प्लीज़ अटैच दी रेलेवेंट फाइल। तो कोई बात नहीं, पासपोर्ट फिर बनवाना पड़ेगा मुझे। पासपोर्ट बनवा के मैं इसको अपलोड कर दूंगा और फिर ये सबमिट हो जाएगा OTP से। तो गाइज़ मैं इस वीडियो को अभी यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए प्रॉपरली इसके बारे में समझने के लिए। और गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को कमेंट कीजिए, अपने प्रेशियस कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज़, ठीक है। थैंक यू सो मच।